स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल समथिंग न्यू पर। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर। और चैप्टर के एंड में हम जानेंगे कि आपने क्या सीखा, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, इसको जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। मतलब पदार्थ का द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती हैं, मतलब उनका आयतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में देखेंगे हम। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने होते हैं। ये एक्टिविटी 1.1 दी गई है, इसको देख लेते हैं। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के अंदर कोई बदलाव आया? जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि फिगर 1.1 में दर्शाया गया है। ये आपको चित्र 1.1 फिगर 1.1 दी गई है, जो अभी ऊपर एक्टिविटी हमने पढ़ी है वही चीज है। अब देखते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। यहाँ एक्टिविटी 1.2 दी गई, इसको जरा देख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। पोटेशियम परमैंगनेट का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है, और इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। मतलब यहाँ पे पहले 100 ml जल ले लें, मतलब वाटर ले लें, फिर उसमें 10 ml जो है 90 ml वाटर में 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का मिला लें। फिर उसके बाद इसमें से घोल को लेके फिर 90 ml पानी लेके उसमें घोल लें। फिर इसमें से वही एक्टिविटी रिपीट करनी है आपको। यहाँ पे फिर आगे कहा गया है, इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहे। तनुकृत मतलब उसको हल्का करते रहेंगे। इससे क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा जो है, इसकी क्वांटिटी जल में कम होती जाएगी। आगे देखते हैं। ये फिगर का ही वही दिया गया है। आगे यहाँ पे सोल्यूशन है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत
थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 ml जो था 1 लीटर या 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, मतलब एंड ऑफ द मोमेंट ये आएगा कि वो कण अब डिवाइजिबल नहीं रह जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी, मतलब हमें पोटेशियम परमैंगनेट जनरली नहीं मिल पाएगा तो हम डेटॉल लेके भी ये काम कर सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अभी जो हमने ऊपर एक्टिविटी की उससे क्या पता चला, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यहाँ पे अब हम उसके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में ही नेक्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1.3 दी गई है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। जब अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही उसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है 1.4। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इसको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? एक्टिविटी 1.5 भी दी गई है आगे। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। दोनों में से एक ही चीज़ डालनी है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 मतलब 1.3, 1.4, 1.5 जो भी एक्टिविटी हमने ऊपर पढ़ी है से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पहला अभिलाक्षणिक गुण था कि छोटे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सेकंड दिया गया है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यहाँ पे हम जैसे विसरण के बारे में समझ सकते हैं, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विसरण क्या होता है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है और गर्म करने पर कणों की गति भी तेज होती है, उनकी गतिज ऊर्जा भी तेज हो जाती है। अब पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में ही है, नेक्स्ट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1.6 दी गई है। इसमें इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से
कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों के एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? ऑब्वियस है कि जो हमने ऊपर देखा कि मिसमी नर्तकों की तरह पकड़ा है वो ज़्यादा कठिन होगा उनको तोड़ना। एक्टिविटी 1.7 दी गई है। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? अभी जो आपने लोहे की कील दी है उसको समझ सकते हैं, वो उसमें ज़्यादा उनके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा। यहाँ एक्टिविटी 1.8 दी गई है। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 1.6 एक्टिविटी जो पकड़ के ग्रुप को रखना था, और 1.7 में जो लोहे की कील और एक चाक के टुकड़े को और एक रबर बैंड को लेके हमने तोड़ने का प्रयास किया था, और 1.8 में जल को थाली में रखकर उसे काटने का प्रयास किया था। तो उससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये जो आपको यहाँ पे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, इसकी वीडियो अलग से हम बना देंगे, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। आगे है पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पदार्थ के कितने रूप होते हैं? 3। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला उसका स्टेट है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। यहाँ एक्टिविटी 1.9 दी गई है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीडितता होती है। मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता है, ऐसा कहा गया है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। बल तो लगेगा लेकिन वो टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर, यहाँ पे आपको ठोस के एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिया गया है, उसको सोच के बताना है। रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? अब रबर बैंड को खींचेंगे तो उसका जो शेप है वो तो ऑब्वियस है कि चेंज होगा, लेकिन क्या ये ठोस है? हाँ, ये ठोस में आएगा। क्यों आएगा? नीचे हम देखेंगे। आगे है विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? मतलब ठोस का तो संपीड़न हो नहीं सकता, तो इसका होता है, तो ये क्या ठोस है या नहीं है? ये सभी ठोस हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि थाली में रख दिया, कटोरी या बोल में रख दिया नमक या चीनी, तो वो उसके आकार का हो गया। नहीं, उसके क्रिस्टल के शेप चेंज नहीं होते हैं, वो एज यूजुअल ही रहते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है।
जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न होता है। मतलब स्पंज में जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है, और जैसे ही हम उस पर से प्रेशर हटाएंगे वो फिर से अपने स्टेट में आ जाती है। अभी हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। यहाँ एक्टिविटी 1.10 दी गई है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डालने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। मतलब द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। जैसे कि हम अभिलाक्षणिक गुण में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, उनके कणों के बीच गति होती है, लेकिन उनके अलग अलग स्टेट में अलग अलग आधार पर होती है। मतलब उनके अलग अलग होगा ना, सभी स्टेट में एक जैसे रिक्त स्थान नहीं होंगे, सबके कणों के बीच एक जैसी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, सबके कण एक जैसे गति नहीं करेंगे, उनमें अलग अलग होता है उनके स्टेट के अनुसार। यहाँ पे आगे देखते हैं। अब हमने ठोस अवस्था पढ़ ली, द्रव अवस्था पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। यहाँ एक्टिविटी 1.11 दी गई है। 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे, जैसा कि 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। यहाँ पे आगे आपको दिखाया गया है कि कैसे दिखाया गया, एक्टिविटी कैसे करनी है, उसी की बात कर रहे हैं। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दे। पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े भर दे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन को की गतिशीलता से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जा सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, क्योंकि उनके
कणों के बीच ज़्यादा रिक्त स्थान होती है और उनकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे दिखाया गया आपको ठोस के कणों के बीच कितना रिक्त स्थान होता है, यहाँ पे द्रवों में कितना रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पे गैसों के कणों के बीच आपको स्पेस दिखाया गया है। आप देख सकते हैं गैस में काफ़ी स्पेस है, उसके तुलना में द्रव में कम है और ठोस में इनकी तुलना में सबसे कम है रिक्त स्थान। आगे है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। आगे है, देखते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव, मतलब अवस्था परिवर्तन जब होता है, उनका स्टेट जब चेंज होता है तो किन किन चीज़ों का उन पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, एक्टिविटी दी गई है 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं फिगर 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। ये जो फिगर दिया गया है आपको यहाँ है, यही थर्मामीटर है, आप देख सकते हैं थर्मामीटर ये आपको दिखाया गया है। आगे है, धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। यहाँ पे देखिए एक कांच की छड़ दी गई है, कांच की छड़ आपको दिखाया गया है। इसको डालते हैं बीकर में और घोल को हिलाते रहिए। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस आकर्षण बल इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम, यहाँ पे वो फिगर दिया गया आपको एक्टिविटी का, उसके नीचे है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ये क्वेश्चन बनता है अक्सर, गलनांक क्या होता है? तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब उसमें जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा हाई होगा उसका गलनांक, क्योंकि उसको तोड़ने में उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। बर्फ का गलनांक यहाँ पे दिया गया, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन, मतलब जो कि सेल्सियस में आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ये टेम्परेचर मापने के स्केल होते हैं अलग, केल्विन, टेम्परेचर, फारेनहाइट। ये केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में 0 डिग्री होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के ठोस से द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? मतलब जैसे कि हम बर्फ को गर्म करते हैं और वो पानी मतलब जल में परिवर्तित होता है तो वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इस दौरान उसका तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा जाती कहाँ है? तो उसको देखते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद
जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने में या बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बर्फ में बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। जैसे अभी हमने बर्फ लिया था तो कुछ और सामग्री होगी, तो ऐसा माना जाएगा बीकर में जो सामग्री है उसमें ये ऊष्मा छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ये क्वेश्चन बनता है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन में 273 होती है, 273 केल्विन होता है। पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा क्यों? जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू होता है। पहले ठोस लिया था हमने बर्फ, उसको टेम्परेचर दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो द्रव में चेंज हुआ और मतलब पानी में हो गया, जल में हो गया। फिर भी उसको टेम्परेचर देते जाते हैं तो ऐसा पॉइंट आता है कि वो वाष्प में चेंज होने लगता है, गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। यहाँ ये भी क्वथनांक भी पूछा जाता है, तो ये भी देख सकते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि का गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल सकते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? ऊपर जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा पढ़ी, वैसे ही ये पूछ रहा है क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? हाँ, कि जैसे कि 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया, यही तो हुआ। 373 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही गुप्त ऊष्मा के रूप में उस ऊर्जा को अवशोषित करके रखा है। ऐसा इसलिए है, वही बात बता रहे, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। यहाँ पे दिया गया, आपको एक ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि ठोस से जब द्रव में चेंज होता है, फिर द्रव से गैस में कैसे चेंज होता है। जब हम ठोस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड में जाता है, फिर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर वो गैस में बन जाता है। फिर जब गैस का टेम्परेचर हम कम करते हैं, उसका कंडेंसेशन करते हैं, तो वो द्रव में आता है। फिर द्रव का फिर टेम्परेचर कम करिए तो वो हो जाएगा ठोस में आ जाता है। ये इनकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। यही तो हमारा टॉपिक था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। मतलब हमने देखा अभी ये जो प्रोसेस था हमारा कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, लेकिन एक अगर ऐसा हो कि ठोस से द्रव में बिना परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा।
तो फिर वो क्या कहलाएगी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है 1.13 करके, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूड़ करके चीनी की प्याली में डाल दें। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, एक्टिविटी को दिखाया गया है। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। क्या देखना है कि उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निकाल सकते हैं, मतलब आपको रिजल्ट क्या मिलता है। इस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। मतलब ठोस से द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाए, ठोस से सीधा गैस में जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधा ठोस में आए तो उसको निक्षेपण कहते हैं। आगे देखते हैं, ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट था उस पर। अब हम देखते हैं प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थों की अवस्थाओं पर। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पे क्या होगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पे दिया गया है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ये फिगर के जरिए आपको दिखाया गया कि पहले इनके पार्टिकल के बीच कितना स्पेस था, फिर जब ऊपर से प्रेशर डाला गया तो फिर इनका स्पेस कितना हो गया, और प्रेशर को जब इंक्रीज किया गया तो फिर उनके कणों के बीच स्पेस दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर डालने पे, दाब बढ़ाने पे उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम हो जा रहा है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। मतलब जब हम ताप को कम करेंगे और दाब को बढ़ाएंगे तो गैस से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा द्रव में। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। इसको तो हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं ना। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। आपने सुना होगा कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस ATM, मतलब ये होता है वायुमंडलीय दाब को मापने का ये यूनिट है, तो ATM होता है। तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वो द्रव में नहीं चेंज होगा, सीधे गैस बन जाएगा CO2, जो ठोस CO2 होता है, जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे दिया भी गया है कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। अगर पूछा जाए कि पदार्थ की अवस्थाओं पर या पदार्थ पर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, या गैस से ठोस में परिवर्तित हो तो वो प्रक्रिया कहलाती है, तो ये ग्राफ जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे है, ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। आगे वाष्पीकरण। अब हम वाष्पीकरण को देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हमने देखा है कि जब हम धूप में बाल्टी रख देते हैं, या आप देखिए खेतों में जब पानी भरा जाता है तो कुछ दिन बाद खेत आपको सूखे हुए मिले होते हैं। जब सनी डे होता है बल्कि जल्दी ज़्यादा सूख जाते हैं जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो वो कहाँ चले जाते हैं। गीले कपड़े, यहाँ पे और एक भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब अगर आप क्वथनांक के तापमान पर पहुंचे बिना ही द्रव के
द्रव जब वाष्प में परिवर्तित होने लगती है तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब इस वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, कब वाष्पीकरण तेज होता है, कब वाष्पीकरण धीरे हो जाता है, तो कौन कौन से वो तथ्य हैं, तो उसको देखते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है 1.14 करके, इसको देख लेते हैं। एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके देखें। अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल, क्या ये सब प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण की दर को? आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका दिया गया है, किसके साथ बढ़ जाती है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। ये अगर पूछा जाए वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है तो यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है कि वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, और अगर हम कपड़े धुल के बस एक जगह रख देते हैं तो वो सूखने में टाइम लगेंगे, लेकिन आप जब फैला देते हैं और धूप के नीचे फैलाते हैं तो और जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जो प्रभाव डालते हैं वाष्पीकरण की दर को। अब यहाँ पे तापमान में वृद्धि, तापमान में जब वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर का क्या होगा? वो कम हो जाएगी। आगे देखते हैं। अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, और आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि आर्द्रता होती क्या है। अगर इसको देखा जाए तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वो जो हमने बताया कि अगर आर्द्रता पहले से ही ज़्यादा है तो वाष्पीकरण दर कम हो जाती है। वायु की गति में वृद्धि हम जानते, अब ये एक और कारण है जो कि वाष्पीकरण दर को प्रभावित करता है। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? अब यहाँ पे वाष्पीकरण के को प्रभावित करने वाले कारक तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण के कारण हम जो शीतलता महसूस करते हैं वो कैसे महसूस करते हैं, इसको देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। मतलब वाष्पन जब होता है, जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो अपने साथ साथ वो जहाँ से उठती है तो ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा को ले जाती है, और वो क्षेत्र फिर से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आपने कभी देखा होगा कि नाखून की पॉलिश या एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। ये गर्मी का दिन आएगा तो लोग ज़्यादा करते हैं, वो प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं?
गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। ये आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देख सकते हैं कि हमें गर्मियों में पसीना जब आता है तो हम शीतल क्यों महसूस होते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल, यहाँ और देखते हैं आगे, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। आगे हम ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में अब हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में हमें देखना है आपने क्या सीखा। चलिए इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनको भी देख लेते हैं। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ, जो कि हमने पहले ही पॉइंट पे पढ़ा था कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, उसमें था द्रव्य छोटे कणों, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है, मतलब इन दोनों के बीच में होता है। गैस के कणों से ज़्यादा और ठोस के कणों से कम होता है आकर्षण बल द्रव में। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व अस्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है और उनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये था हमारा कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।